प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 12 राजनीति शास्त्र चैप्टर 4 अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाली तीसरी शक्ति चीन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। छात्रों, वर्तमान समय में चीन एक उभरती महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। चीन जैसी तीव्र गति से दिनों दिन उन्नति करता जा रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि 2040 तक चीन विश्व की एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर अमेरिका को भी पछाड़ देगा और आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन बना हुआ है। चीन के विकास का इतिहास। छात्रों, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित एक बड़े भूभाग पर बसा विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। यह सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है तथा वह परमाणु संपन्न देश है। 1949 में चीन में साम्यवादी नेता माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। छात्रों, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था सोवियत मॉडल पर आधारित थी। उस समय चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे तथा वह अलग पड़ गया था। अब उसके पास अपने साधनों के अलावा उन्नति के लिए कोई दूसरा साधन ही नहीं था। साम्यवादी व्यवस्था के कारण चीन पर बड़े बड़े उद्योग लगाने का दबाव था, परंतु उसके पास तकनीकी साधनों को खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की बहुत बड़ी कमी थी। चीन का क्रमबद्ध विकास। इस क्रम में चीन ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा अपना विकास करना प्रारंभ किया। क्रमांक 1, चीन ने धीरे धीरे आयातित सामानों अर्थात अपने यहाँ आने वाले सामानों को घरेलू स्तर पर ही तैयार करना, उसका उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। क्रमांक 2, अपने संसाधनों के द्वारा औद्योगिक अर्थव्यवस्था को खड़ा करने का आधार बनाकर अपने ही उद्योग को स्थापित किया। क्रमांक 3, चीन ने अपने नागरिकों की मूलभूत सभी सुविधाओं जैसे रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा तथा आवास व्यवस्था की सुविधाओं को सरकार द्वारा उपलब्ध कराकर अपनी सामाजिक व्यवस्था का विकास किया और इससे चीन कई विकसित देशों से भी आगे आर्थिक आधार पर निकल गया। छात्रों, 1970 के दशक में चीन ने अपने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी कड़ी में 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। फर्स्ट, उद्योग के निजीकरण से चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। सेकंड, चीन सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। थर्ड, धीरे धीरे चीन ने इतनी उन्नति की और अपने उद्योग को इतना बढ़ावा दिया कि चीन एशिया की आर्थिक महाशक्ति बन गया। फोर्थ, चीन ने बड़ी संख्या में विदेशी निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित किया, अर्थात उसने विदेश के
महाउद्योगपतियों के लिए चीन में आकर व्यापार करने और उद्योग धंधे स्थापित करने की एक पहल शुरू की, जिससे चीन को बहुत लाभ हुआ। उसके आर्थिक विकास के साथ साथ वहाँ के उद्योगों की बड़ी उन्नति हुई। चीन के द्वारा सोवियत मॉडल पर आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाने के मुख्य दो उद्देश्य हैं। फर्स्ट, वह इस अर्थव्यवस्था के सहारे अपना आर्थिक विकास करना चाहता था। सेकंड, रोजगार को बढ़ावा देना, क्योंकि जितने ज़्यादा विदेशी आकर के यहाँ उद्योग लगाएंगे उतना ही उसके लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार सबको होगा तो देश में एक समृद्धि आएगी। ये दोनों मॉडल जो हैं चीन ने अपने यहाँ लागू किए। छात्रों, चीन द्वारा आर्थिक व्यवस्था के उत्थान के लिए अपनाए गए कदम। क्रमांक 1, चीन ने 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध स्थापित करके राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को दूर किया। अर्थात जब वह सबसे अलग थलग पड़ा हुआ था तो उसने संयुक्त राज्य अमेरिका से राजनीतिक और आर्थिक संबंध मधुर किए और अपना विकास करना प्रारंभ किया। क्रमांक 2, 1973 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के 4 प्रस्ताव पेश किए, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी चर्चा की। क्रमांक 4, 1978 में तत्कालिक चीनी प्रधानमंत्री देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति का अपनाया। चीन ने विदेशों के लिए अपने यहाँ उद्योग लगाने के लिए द्वार खोल दिए, जिससे चीन की दिनों दिन उन्नति हुई। 4, चीन ने साख थेरेपी को न अपनाकर चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। साख थेरेपी के बारे में हमने पीछे पढ़ा है कि लोगों को बहुत कर्ज देकर के उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए दिए गए, और बाद में फिर जब उसके पैसे की मांग की गई तो फिर लोगों को औने पौने दाम में उद्योग धंधे बेचने पड़े। परंतु चीन ने ऐसा नहीं किया। चीन ने अपना क्रमबद्ध धीरे धीरे विकास किया और अपने को सुदृढ़ किया। क्रमांक 5 है, 1982 में कृषि का निजीकरण किया, क्योंकि पहले वहाँ सहकारिता के हिसाब से सब काम होता था। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। क्रमांक 7, चीन सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। क्रमांक 8, चीन ने बड़ी संख्या में विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया। 9, चीन ने 2001 में ही विशेष आर्थिक जोन की स्थापना की, जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। 10, आर्थिक उन्नति के साथ साथ चीन के पास में विश्व की सबसे बड़ी सेना भी है। छात्रों, वर्तमान समय में चीन तथा भारत के भी मित्रतापूर्वक संबंध हैं। मई 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चीन की यात्रा की थी, और इस यात्रा के दौरान रेलवे तथा खनन जैसे महत्वपूर्ण 24 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सितंबर 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा की। वहाँ पर सीमा विवाद के मुद्दों को निपटाने के लिए बातचीत द्वारा हल निकालने का प्रयास किया। नवंबर-दिसंबर 2018 में अर्जेंटीना में हुए G20 सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें आपस में सौहार्दपूर्ण मित्रतापूर्ण
संबंध स्थापित हुए। इन सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए चीन सक्षम दिखाई पड़ता है। चीन की आंतरिक व्यवस्था में कमियां। चीन में आंतरिक व्यवस्था में निजीकरण आ जाने के कारण प्रमुख कमियां आई हैं, जो इस प्रकार हैं। क्रमांक 1, निजीकरण के कारण चीन में अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती चली गई। चीन की नई आर्थिक नीति के कारण सभी नागरिकों को बराबर लाभ हानि नहीं मिल पाया, इसलिए अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ गई। क्रमांक 2, चीन ने नई आर्थिक नीति के कारण बेरोजगारी बढ़ी। चीन में लगभग 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 3, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति में भी रोक लगी है, परंतु इस प्रकार की स्थिति तो सभी देशों की अंतर व्यवस्था में होती रहती है। फिर भी आर्थिक वैज्ञानिकों का कहना है, आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने में चीन सक्षम दिखाई पड़ रहा है। धन्यवाद।